हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। इस सेशन में मैं आपके लिए जो महाट्रांसको ने रिसेंटली एक शॉर्ट नोटिस जारी की है रिगार्डिंग टू द महाट्रांसको न्यू रिक्रूटमेंट इन 2023। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेशन को एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहे, ताकि आपको इसमें मैं हर एक वो चीज़ बताऊंगा जो मतलब बेसिकली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो फेस करते हैं। तो ये तो नोटिस सभी ने देखी ही होंगे कि इस नोटिस में आपके पास कुछ रिक्रूटमेंट के यहाँ पर क्या दिए हैं, पोस्ट दिए गए हैं कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 1 पोस्ट है, चीफ इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है। वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो बहुत सारे पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, बट मेरा अभी एजेंडा है वो मैंने टारगेट किया है इन 2 पोस्ट के लिए, वो या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिकली मैंने इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बनाया है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखोगे तो टोटल कितने पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ही पोस्ट है, जीई वालों के लिए पोस्ट नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो पोस्ट है आपके पास 390, करेक्ट? तो ये आपके पास एक पेपर के ऊपर, मतलब एक लोकमत न्यूज़ पेपर के ऊपर आपको ये रिक्रूटमेंट दिखाई दे रही है फिलहाल। तो दिस इज शॉर्ट नोट्स, ओके? ये रिक्रूटमेंट नहीं है, मतलब ये रिक्रूटमेंट आने वाली है, इसकी एक उन्होंने शॉर्ट नोट्स दी गई है। ओके, अब इससे रिलेटेड और चीज़ें क्या हो सकती है आगे, और कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट क्या कौन कौन से डेट पर आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, या फिर कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैसा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। ओके, तो अगर मैं आगे जाऊँ तो मैंने पहला जो पीपीटी है उसको छोड़ के अगर मैं आगे जाता हूँ, तो इस पीपीटी पर मैंने सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर रखी है, ताकि आप समझ पाओ कि आप अगर आज से प्रिपरेशन करते हो तो कब आपका एग्जाम हो सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा है, ये आप मतलब रेफरेंस लेकर चल सकते हो, ताकि आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हो, या फिर आपने आपका आपके प्रिपरेशन का एक आप प्लान बना सको। ओके, तो दिस इज एक्सपेक्टेड डेट, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट जो मैंने निकाली है 2023 के लिए, वो उसके लिए मैंने रेफरेंस लिया है जो प्रीवियसली जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2022 में, उसका। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हो तो सेम ऐसी चीज, मतलब सेम ऐसा ही न्यूज़पेपर पर आपके पास एक शॉर्ट नोटिस आउट हुई थी इन 2022, वो मिली थी हमें 13 ऑफ अप्रैल 2022 में। ओके, और आपको जो 2023 में मिली है वो मिली है 28 ऑफ जून 2023 में। तो आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास ये डेट तो आप मैच कर सकते हो। अभी मैच करना मतलब इसमें कुछ ऐसा मैच करने जैसा नहीं है, बट अगर हम इसके आगे जाए तो हम क्या देख सकते हैं। जब 2022 में एडवर्टाइजमेंट, मतलब पेपर के ऊपर जो शॉर्ट नोटिस मिली थी, उसके बाद उन्होंने जो ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस, सॉरी, रिक्रूटमेंट का जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट दी थी, वो दी थी 4 तारीख को, 4 मई, बराबर ना? 4 ऑफ मई को उन्होंने दी थी नोटिस, मतलब आप देख सकते हो कि लगभग 4 या 5 दिन के बाद ही उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के वेबसाइट पर ये डेट दी, मतलब ये रिक्रूटमेंट पब्लिश की थी। ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखना कि ये आपके पास शॉर्ट नोटिस हमारे पास 28 तारीख को मिली है। तो उसके आगे अगर हम जाते तो ऐसे अगर 5 या 6 दिन अगर मैं ऐड कर दूँ, तो हो सकता है 5 या तो 10 तारीख तक आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके क्या आ जाएंगे आपके पास, रिक्रूटमेंट मिल जाएगी आपको। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा रिक्रूटमेंट, पूरा डिटेल में रिक्रूटमेंट मिलेगा, जहां पर आपको सभी चीज़ें बताई जाती है कि कौन से कास्ट के लिए कितने सीट है, या फिर ह्यूमन रिजर्वेशन के लिए कितने सीट है, ऐसे पूरा डिटेल में आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट आता है। वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगी, फीस कितनी होगी, या फिर क्या क्या चीज़ें, इन शॉर्ट मतलब पूरी चीज़ें डिटेल में रहेगी, जैसे कि आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस, सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे, फीस कितनी रहेंगी, आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, सभी चीज़ें इसमें बताई जाती है, जहाँ पर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। देन अगर आप 22 को अगर कंपेयर करते हो, जहां पर उन्होंने बोला था कि जो क्लोजेस्ट की जो डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की या फिर अप्लाई करने की, जो क्लोज की डेट थी, वो देख सकते हो आप 24 मई 2022, बराबर ना? 24 ऑफ मई 2022 को आपको ये मिली थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 डेज का बेसिकली गैप है। 20 डेज के बाद उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को क्लोज किया था, आफ्टर द डिस्प्लेइंग देयर रिक्रूटमेंट ऑन, सॉरी, आफ्टर डिस्प्लेइंग उनकी जो भी आपके पास रिक्रूटमेंट की प्रोसेस थी ऑन वेबसाइट। ओके, उसके बाद 20 डेज के बाद उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर की थी, मतलब एप्लीकेशन को क्लोज किया था। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो 20 डेज का अगर सपोज मैं लगभग आइडिया लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि या तो 9 ऑफ
अगस्त या तो फिर 14th ऑफ अगस्त के बीच में आपको हो सकता है एप्लीकेशन आपके क्लोज हो जाए। ओके, एप्लीकेशन आपके क्लोज हो जाए। एंड वैसे ही उन्होंने जो पहली डेट दी थी एग्जामिनेशन की डेट याद रखना। अगर बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर होंगे जो एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने 2022 में भी प्रिपरेशन किया होगा, तो यहाँ उन्होंने पहली जो एग्जाम डेट अनाउंस की थी वो 16 जुलाई और 17 जुलाई की थी, बराबर। बट बिकॉज ऑफ ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई थी, वो अलग बात है। बट अगर हम इसी डेट को अगर थोड़ा सपोज हम देखें कि यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं रहेंगे, उनके एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होंगी, तो इस शेड्यूल के हिसाब से मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम अक्टूबर या तो नवंबर में हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने पूरा एनालिसिस करके ही बताया है। तो आप ये समझ लो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं होते हैं, एग्जाम अगर पोस्टपोन नहीं होती है, तो आपकी एग्जाम अक्टूबर या तो नवंबर में हो सकती है मतलब एक्सपेक्टेड है। आई एम अगेन सेइंग दिस इज एक्सपेक्टेड डेट। ओके, ये एक्सपेक्टेड डेट आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं गारंटी नहीं लूंगा कि यहाँ पर ही एग्जाम होगी, बट आप ये एक शेड्यूल या फिर ये एक प्लान करके चल सकते हो कि कौन से दिन कौन से तारीख को आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है और आपका एग्जाम कब हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, अगेन आई एम सेइंग एक्सपेक्टेड है। यस में चेंजेस हो सकते हैं, या तो हो सकता है पहले एग्जाम हो जाए, पहले एग्जाम होने के तो बहुत कम चांसेस है, या फिर अगर होंगे भी तो आपके पास हो सकता है किसी रीजन वाइज, ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभार बार होता है कि आपके किसी रीजन वाइज एग्जाम थोड़ी बहुत एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है। तो आप एक आइडिया लेके चलो ऊपर ऊपर से कि अक्टूबर या तो नवंबर में आपकी एग्जाम होगी। ओके, ये तो हुआ एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। अब हम इसके थोड़े और ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो हम समझ लेते हैं पेपर पैटर्न को, कि इस एग्जाम का पेपर पैटर्न बेसिकली होता क्या है। तो आपको कभी भी पेपर पैटर्न अगर देखना रहा ना, तो मैं आपसे एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले तो ये बात देखनी होती है कि जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो कौन सी बॉडी, मतलब बेसिकली कौन सी कंपनी है या फिर कौन सी थर्ड पार्टी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली। तो आप देखोगे तो ये कंडक्ट करने वाले बेसिकली आईबीपीएस। वैसे तो अभी तक उन्होंने बोला नहीं कि आईबीपीएस, बट अब तक का अगर हम हिस्ट्री देखें तो महाट्रांसको के सभी एग्जाम्स या फिर इवन दो महा डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के भी एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट कराती है। तो यहाँ कोई भी इस बात पर मतलब डाउट ना रखे कि ये आने वाली एग्जाम आईबीपीएस नहीं कंडक्ट कराएगी। ओके, तो वो तो आपके पास 5-6 दिन में समझ ही जाएगा कि कौन कंडक्ट करने वाली है, बट मैंने अभी तक जो आपके पास रेफरेंस लिया है वो लिया है आईबीपीएस के लिए। ओके, आईबीपीएस के हिसाब से मैं यहाँ पर ये पैटर्न बता रहा हूँ, और ये सेम पैटर्न जो प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी 22 में वहां पर भी आपके पास हुई थी, मतलब यही पैटर्न आपके पास फॉलो हुआ था। उसमें आपके पास देखना पेपर पैटर्न में 4 सेक्शन होते हैं। तो 4 सेक्शन में मैं बताऊँ तो टेक्निकल नॉलेज, जिसे आप टेक्निकल भी बोलते हो, देन लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मराठी, ये 4 सेक्शन बेसिकली होते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन वाइज बात करूँ तो टेक्निकल के आपको 50 क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पर। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2.2 मार्क्स होता है, तो इस हिसाब से अगर इसको 50 मल्टीप्लाई बाय 2.2 करोगे तो आपके पास ये मिलता है 110 मार्क्स, बराबर। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो टेक्निकल के 50 क्वेश्चन को आपको टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं, 110 मार्क्स आपके पास मिलते हैं। ओके, एंड दूसरी अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास होते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आधा मार्क्स होता है। तो अगर आप 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो यू विल गेट द 20 मार्क्स। ओके, तो मतलब लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए है, टेक्निकल आपके पास 110 मार्क्स के लिए। आगे अगले वाले अगर सेक्शन पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखना आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास आधा मार्क्स है। तो इस हिसाब से आपके पास टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 10 मार्क्स होते हैं, बराबर। तो वैसे ही हमारा लास्ट सेक्शन जो होता है वो होता है मराठी। तो मराठी के लिए भी 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। देन एक क्वेश्चन के लिए आपके पास आधा मार्क्स यहाँ पर भी है, 0.5 मार्क्स। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ भी आप देखोगे तो 10 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बराबर। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूंगा तो आपको इस एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट विल बी 130, एंड टोटल मार्क्स जो होते हैं 150। हावेवर इस क्वेश्चन को बाद में वो 100 में कन्वर्जन करते हैं, बट उससे वो अलग चीज़ है। हम बस अभी देखेंगे कि अब अगर हम एग्जाम देते तो बेसिकली वो कितने मार्क्स की एग्जाम होती, तो आप बोलोगे टोटल जो एग्जाम है वो आपके पास 150 मार्क्स की है, एंड टोटल क्वेश्चन कितने आपके पास 130। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इस एग्जाम में आपके पास 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इस बात को मत भूलना। इस एग्जाम में आपके पास क्या है, 1/4 निगेटिव मार्किंग। अब ये 1/4 निगेटिव मार्किंग मतलब क्या, कि जितना भी एक क्वेश्चन को मार्क्स अलाउड किया गया है उसका 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा अगर आप उस क्वेश्चन में
गलतियां करते हो तो। जैसे कि सपोज आपने एक क्वेश्चन टेक्निकल का रॉन्ग किया तो उस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स थे, 2.2 मार्क्स। अगर आप इसका 1/4 निकालोगे तो आपको निगेटिव मार्किंग कितनी की मिलती है, 0.55 की। मतलब टेक्निकल का अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपको पेनल्टी इन द सेंस आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी -0.55। ये आपके मार्क्स में से डिडक्ट हो जाएंगे ये मार्क्स। ओके, वैसे अगर मैं 1/4 0.5 के लिए बोलूंगा तो टेक्निकल के लिए तो 0.55 का मार्क्स का था, बट 0.5 मल्टीप्लाई बाय अगर अगर 1/4 करोगे तो ये मिलेगा आपके पास 0.125 मार्क्स। इतने आपके डिडक्ट होंगे अगर आप नॉन टेक में देखोगे। तो ये हर एक के लिए, इवन दोज लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मराठी के लिए भी आपके पास क्या है, निगेटिव मार्किंग 1/4 ही है, और उनके लिए सभी के लिए सेम ही दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि उनके हर एक क्वेश्चन के लिए सेम ही मार्क्स है, दैट इज 0.5। तो 0.5 का 1/4 तो 0.125 मार्क्स इतना आपका डिडक्ट होता है। तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है। एंड अगेन बहुत सारे मुझे एस्पिरेंट बोलते हैं कि सर इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है और उस इस एग्ज़ाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, और वो टाइम ड्यूरेशन क्या हर एक सेक्शन के लिए अलग-अलग है, या फिर हम कोई भी सेक्शन कभी भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टोटल टाइम दिया जाता है इस एग्जाम के लिए, मैं बता दूं वो होता है 120 मार्क्स। अब 120 मिनट, 120 मिनट्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, 2 आवर्स। मतलब इस क्वेश्चन ये इस एग्जाम को टोटल जो टाइम दिया जाता है वो 2 आवर्स का दिया जाता है। और टोटल क्वेश्चन कितने आपके पास, 130। तो टोटल 130 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। और ये कंबाइंड टाइमिंग है, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप चाहो तो पहला कोई भी सेक्शन उठा सकते हो, और इस मतलब 2 आवर में से आप कभी भी कितना भी समय किसी भी सेक्शन के लिए दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब टेक्निकल के लिए उन्होंने सपोज 1 आवर रखा और नॉन टेक्निकल के लिए उन्होंने 1 आवर ऐसा डिवाइड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी सेक्शन के लिए कितना भी टाइम आप दे सकते हो। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट एग्जाम में ऐसा मत करना, सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं आगे बताऊंगा ही कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो अलग बात है। बट इतना समझ लो कि 2 घंटे में आपके पास सभी सेक्शन में आप कभी भी कहाँ कहाँ पर भी जा सकते हो, और कौन सा भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं कि टेक्निकल उठाए तो पहले टेक्निकल पूरा कंप्लीट कर दो देन लॉजिकल पर जाओ, उसके लिए कुछ अलग टाइमर, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो ये हुआ आपका पेपर पैटर्न। आगे अगर मैं जाऊँ तो इसमें मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, एक सेकेंड। यस, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी अगर यहाँ देखोगे आप तो देखना मैंने यहाँ पर सिलेबस रखा है, तो सिलेबस मैंने पूरा डिटेल में नहीं रखा है। बेसिकली जैसे मैंने बोला था कि आपके पास कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन, टेक्निकल, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मराठी लैंग्वेज, बराबर। तो मैंने टेक्निकल के जो सब्जेक्ट है ये मेरे सेल्फ एनालिसिस सब्जेक्ट में खुद ही बता रहा हूँ कि जितना मैंने खुद से जैसे प्रिपरेशन किया था महा ट्रांसको के लिए 2022 में, तो आई वाज गेटिंग सेलेक्टेड इन महा ट्रांसको 2022। बट इसमें जैसे मैंने मेरा डिवाइडेशन किया था, या फिर जो भी मैं जितने सालों से अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसको कितना वेटेज देना चाहिए और प्रीवियसली एनालाइज करके ही मैंने ये सब चीज़ें रेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो अगर मैं टेक्निकल के हिसाब से बोलूँ तो यहाँ पर देखो मैंने सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, देन उनके लिए रेटिंग दी गई है। तो पहला सब्जेक्ट मैंने कौन सा रखा है आपके लिए, पहला सब्जेक्ट मैंने रखा है नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी के लिए मैंने 5 का रेटिंग दिया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 5 का रेटिंग देने का मतलब ये होता है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इस सब्जेक्ट के लिए। इवन दो जो पावर सिस्टम है उसके लिए भी 5 का रेटिंग दिया है, इलेक्ट्रिकल मशीन को भी 5 का रेटिंग दिया है, एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मैंने 5 का रेटिंग दिया है। तो ये 4 सब्जेक्ट को मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया आपके महा ट्रांसको के लिए। देन वैसे तो सभी सब्जेक्ट में अगेन बता देता हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सबसे ज़्यादा आपको टाइमिंग या फिर प्रिपरेशन करते वक्त भी किस पर ध्यान देना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मेजरमेंट के लिए मैंने 4 रेटिंग दी है, डिजिटल के लिए भी 4 रेटिंग, एनालॉग के लिए भी 4 रेटिंग, कंट्रोल सिस्टम के लिए भी मैंने 4 का रेटिंग दिया है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, देन आप यहाँ पर आ जाओ। आप सीक्वेंस भी ऐसा लगा सकते हो। देन उसके बाद उससे इससे थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि ये तो इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट इन इन 8 सब्जेक्ट के हिसाब से ये आपके पास सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ कम इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बट इसका वेटेज थोड़ा कम आता है एग्जाम में। इवन दोस आप मैं ईएमएफटी की बात करूंगा तो ये दोनों सब्जेक्ट लगभग थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस एंड दीज सब्जेक्ट्स, राइट। ओके, और वैसे अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर आपके पास ए है क्या,
माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इसके लिए भी थोड़ा सा आपको वेटेज कम रखा है मैंने। ओके, इसके लिए भी क्या रखा है, वेटेज कम रखा है। एंड मटेरियल साइंस अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट कभी कभार पर एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे कि आपके एग्जाम में आ चुका था 2022 में, मटेरियल साइंस के ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिस्कशन। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो देखो, आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर मैंने बुक्स रखे हैं कि आपको कौन कौन से बुक्स देखने पड़ेंगे या फिर कौन कौन से बुक्स आपके स्टडी टेबल पर होने चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग यूर ट्रांसको 2023, बराबर ना। तो मैंने यहाँ पर भी रेटिंग तो दी गई है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बुक आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कौन सा रखा है, यूथ पब्लिकेशन, आप देख सकते हो। यूथ पब्लिकेशन के मैंने दो बुक रखे हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो ये दोनों बुक तो आपके पास स्टडी टेबल पर मैंडेटरी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इन इन दो पेपर बुक के अलावा प्रिपरेशन मतलब मत बैठना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और जो कि बेसिकली आपके महाट्रांसको में पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा सेम क्वेश्चन, बट सेम कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दो बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। और दूसरी बात, अगर आपके पास मेड इजी या तो एस एकेडमी, कोई भी आप उठा लो, बट मैंने यहाँ पर बस स्नैपशॉट जो लिया है वो किसका लिया है, मेड इजी का लिया। तो उनके ईएससी के जो पेपर होते हैं ना, ईएससी गेट एंड आपके पास पीएसयू, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर ये बुक आपको मिल गया, देन मतलब दिस इज अ गुड फॉर यू। बट अगर ये दो बुक है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं तो इसको बाय नहीं करोगे तो भी चलेगा। बट अगर आपके पास है, सपोज किसी दोस्त के पास है, तो ये 3 बुक अगर आपके पास रहेंगे तो आपके पास अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के लिए बहुत सारे मतलब क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये जो बुक मैंने रखा है यहाँ पर, आप देख रहे हो कि ये जेबी गुप्ता का बुक है राइट हैंड साइड में। तो दिस इज अ ऑप्शनल बुक, बट मैं आपको बता दूं कि सपोज आपने प्रिपरेशन कर लिया, ये भी बुक पढ़ लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, देन एट द लास्ट एंड आप इसमें से पावर सिस्टम, याद रखना इसमें किससे क्या करना है, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी एंड अगर आपको टाइम मिला तो मशीन भी इसमें से कर लेना, क्योंकि इस बुक में से ये इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है, बाकी कोई सब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो बट स्टार्ट प्लीज़ आप जेबी गुप्ता से मत करना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पास कभी कभार बार इन रिलेवेंट क्वेश्चन का यहाँ पर ज़्यादा आपको स्टॉक दिखेगा, जो आपके काम की चीज़ें नहीं रहेंगी वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो सबसे पहले तो इन दो बुक को कंप्लीट कर लेना, देन इस बुक को कंप्लीट कर लेना, टाइम मिले तो इस बुक में पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी एंड आपके पास क्या कवर अप कर सकते हो आप, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, ये 3 सब्जेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब बुक्स जो आपको आपके स्टडी टेबल पर होने चाहिए। इसके अलावा आप थ्योरी के लिए कोई भी बुक्स यूज कर सकते हो, बट ये एमसीक्यूज के लिए ही मैंने बुक रखे हैं। तो ये 3 बुक अगर होंगे तो आपको कोई दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं, ना ही कोई भी लोकल बुक, बराबर। ये 3 बुक अगर होंगे तो देन आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो मैं आता हूँ नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है नॉन टेक का, दैट इज अ लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ देखना कि मैंने कौन कौन से टॉपिक रखे हैं लॉजिकल रीजनिंग में, और ये सभी के सभी मैंने आईबीपीएस लेवल के हिसाब से ही रखे हैं। ओके, तो पहला जो मैंने रखा है इसमें जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन आईबीपीएस, ओके, तो वो रखा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए मैंने 5 स्टार दिए है, सिलॉक्स के लिए भी मैंने 5 स्टार दिए है, पजल्स के लिए भी मैंने 5 स्टार दिए, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए 5, एंड कोडिंग डिकोडिंग के लिए भी मैंने 5 स्टार दिया। और कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, दिस इज अ चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ज्यादातर आईबीपीएस में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही पूछी जाती है। दूसरी कोडिंग आपके पास ज्यादातर कभी कभार बार नहीं पूछी जाती, बट मोस्टली दे आर आस्किंग, और मोस्टली आईबीपीएस आर फोकसिंग ऑन द चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ओके, याद रखना। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के मतलब चार्ट में मैंने जो सब्जेक्ट रखे हैं उन सभी के लिए मैंने 5 स्टार दिए हैं। ओके, एंड इसको छोड़ के भी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग में मैंने कुछ रेटिंग्स कुछ इस तरीके से दिए, ध्यान से देखना। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के लिए मैंने 4 का रेटिंग दिया है, डिरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए मैंने 4 का दिया है, ब्लड रिलेशन के लिए मैंने 4 का दिया है, ऑर्डर एंड ट्रैकिंग के लिए 2 का दिया है, मशीन इनपुट ये लास्ट टाइम पूछा गया था, बट कभी कभार बार पूछा जाता है, तो लास्ट टाइम पूछा गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है इस साल भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन मिले। मशीन इनपुट, तो मशीन इनपुट को भी नहीं छोड़ना है। तो इतने सारे आपको टॉपिक करने हैं, इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता है आपको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के लिए।
एंड आपके आईबीपीएस के करस्पॉन्डिंग। तो ये सभी पॉइंट आपको देखना है। ओके, मशीन इनपुट आउटपुट अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ इसको लेफ्ट मत करना, ठीक है। कैसा कि एक रिस्क फैक्टर होता है, तो आप इसको अगर चाहो तो मैं बोल दूँ कि इसको आप छोड़ भी सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप ना छोड़े। टाइम मिले तो कर लेना, आधा 1 घंटा लग जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसके लिए आप पूछोगे कि सर इसके लिए क्या हम प्रेफ़र करें, या फिर कौन-सा बुक या फिर क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस लॉजिकल रीज़निंग के लिए आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है। ये आपको सभी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। ओके, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ओके, मैं अब प्रमोशन नहीं करा रहा हूँ किसी यूट्यूब का जस्ट मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर आपको अड्डा 24/7 पर ये सभी रीजनिंग के ये सभी टॉपिक आपके कवर अप किए जाएंगे, और ये मिल जाएंगे आपको, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी है तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ, आप मतलब ले सकते हो रीजनिंग बाय सोना शर्मा एंड रीजनिंग बाय आपके पास सौरभ सिंह। तो ये दो फैकल्टीज बढ़िया फैकल्टीज है आपके आईबीपीएस लेवल के, जो रीजनिंग आती है आपकी ट्रांसको के लिए, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा हायर लेवल पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही लोअर पर जाने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर आप इन दो टीचर को अगर फॉलो करोगे जिनके साथ भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तो मैं किसी एक से मैं तो बोल रहा हूँ कि आप किसी एक से ही पढ़ो। ताकि क्या होता है ना कि कुछ कंसेप्ट किसी टीचर के कुछ अलग तरीके से बताने का कंसेप्ट होता है, किसी टीचर का कुछ अलग तरीके से। तो आप इन दोनों में से, दोनों भी फैकल्टीज अच्छे हैं, तो आप दोनों भी फैकल्टीज में से या तो आप सोना शर्मा मैम से आप पढ़ सकते हो, या तो सौरभ सिंह सर से आप पढ़ सकते हो, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो यहाँ से आपका लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट हो जाएगा, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे अगर मैं आऊँ तो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बराबर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके पास क्या क्या टॉपिक होते हैं, तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे टॉपिक होते हैं। अगेन बता दे रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। बट अगर आप देखोगे तो नंबर सीरीज मैंने पाँच स्टार दिए है, मतलब नंबर सीरीज से तो हाँ, मतलब 100% क्वेश्चन आता ही आता है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 5 स्टार रखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने 5 स्टार रखा है लगाए, डीआई के लिए मैंने 5 स्टार लगाए। तो मैं आपको बता दूं, तो ये ही आपको ना 5 मार्क्स देकर जाता, सॉरी 10 मार्क्स देकर जाते हैं, सॉरी नॉट 10 मार्क्स, यही आपके पास लगभग 5 मार्क्स देकर जाएंगे। ये वाला चार जो मैंने रखे ना, ये तो 10 में से लगभग आपको 5 मार्क्स तो यहाँ से ही मिल जाएंगे। अब आपको 5 मार्क्स के लिए झगड़ना है, तो 5 मार्क्स के लिए या तो आपके पास वर्क एंड टाइम से आ सकता है कोई क्वेश्चन, मतलब यहाँ से आपके पास 10 क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी बनता है। यहाँ से 10 क्वेश्चन जो आपके पास 5 मार्क्स के लिए रहेंगे, और क्वांटिटेटिव के लिए आपके पास कितने होते हैं टोटल क्वेश्चन, 20। तो 10 क्वेश्चन के लिए आपके पास ये देखो, ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, यहाँ से कोई भी एक एक टॉपिक से आपके पास 10 क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके पास 5 मार्क्स के लिए बनते हैं। तो ऐसे आपके पास 10 मार्क्स मिलते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से। बट ये जो मैंने रखा है यहाँ पर 5 स्टार के लिए, तो ये ही आपको 5 मार्क्स देकर जाते हैं, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आधे मार्क्स। और आधे मार्क्स के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 5 मार्क्स के लिए। तो आप चाहो तो देख सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है। तो जो भी मैंने, जहाँ पर भी मैंने 5 स्टार लगाए हैं, प्लीज़ उस सब टॉपिक को मत छोड़िएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 स्टार वाले को भी देखना है। यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए शायद मैंने स्टार नहीं लगाए, या फिर शायद थे इसके लिए स्टार, या फिर नहीं लगाए, ठीक है। तो आप इसके लिए ना पार्टनरशिप के लिए 2 स्टार लगा दो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपके पास भी क्वेश्चन बना जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट इसमें भी अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसके लिए कोई हम यूट्यूब चैनल फॉलो करें या तो कोई बुक फॉलो करें, तो मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए भी आपको कोई बुक लेने की तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, और इस यूट्यूब चैनल का नाम है बैंकर्स पॉइंट बाय अंशुल सर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और आपको यूट्यूब पर भी ऐसे ही सर्च करना है, नंबर सिस्टम बाय अंशुल सर, सिंप्लीफिकेशन बाय अंशुल सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अंशुल सर, डीआई बाय अंशुल सर। सो आपको यहाँ पर ना उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, बराबर। तो जो मैंने यूट्यूब चैनल बताए आपको, वो मतलब प्रमोशन नहीं करा रहा हूँ, बट वो सच में आपके लिए हेल्प करेंगे, जिससे मैंने खुद से पढ़ी ये चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे वो कंटेंट अच्छा लगा। आप अगर किसी दूसरे फैकल्टी को फॉलो करते होंगे तो इट्स ओके, आप उनको, अगर उनकी चीज़ें अगर समझ में आती है, तो आप चाहो तो इन यूट्यूब चैनल को ना फॉलो करोगे तो भी चलेगा। बट अगर जो नए स्टूडेंट है या फिर नए एस्पिरेंट है, जो चाहते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है सिर्फ पता नहीं, तो आप मेरे बताए हुए यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हो। ओके, आगे अगले वाले अगर मैं पोर्शन पर आता हूँ, तो वो होता है लास्ट सेक्शन हमारे इसका, और वो है मराठी।
बराबर। अभी मराठी लैंग्वेज के लिए ना मैं आपको बता दूँ, आपको कहीं पर भी मतलब अलग से प्रिपरेशन करने की तो वैसे ज़रूरत होती नहीं है। बट बहुत सारे बच्चों के पास ना एक डाउट होता है कि सर हम मराठी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें सर? हमें तो कुछ नहीं आता है, बहुत सारे दिन हो गए सर मराठी पढ़ के, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसके बाद तो मराठी छोड़ दिए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको मराठी के लिए बस इतना ही काम करना है, और ये भी पेड नहीं है, मैं मतलब पेड मैं किसी के लिए पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ना यहाँ से पर देखना मराठी लैंग्वेज के लिए एक पेड कोर्स है कोचीफाई पर। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अगर आप अपने मोबाइल से अगर इस चीज़ को अगर सर्च करोगे ना प्ले स्टोर पर कोचीफाई, तो वहाँ पर इस ऐप पर जाकर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन वहाँ पर आपको पेड कोर्सेज में जाकर आपको ये बहुत कम अमाउंट में, अभी मुझे नहीं पता कि इसका अमाउंट कितना है, बट मुझे तो लगता है ये 300 250 या तो 300 रुपए में, शायद से, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं, बट मैं बता रहा हूँ 300 या तो आपके पास 250 रुपए में आपके पास ये पेड कोर्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स है, और 1 साल की वैलिडिटी आप वहाँ से देख सकते हो। मतलब इसका प्रमोशन तो मैं सच में नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है और यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं है, तो आप ऐसे ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए तो आप, मुझे लगता है कि ये पेड कर दो पैसे, क्योंकि मराठी के लिए अलग से मतलब आप दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इसके लिए आपको अगर दिमाग लगाना है तो आप दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो मराठी तो वैसे तो ईज़ी ही होता है कि कैसे मतलब आपको पढ़ना है, बट मैम जो पढ़ाती है कोचीफाई पर, मैंने खुद से उनसे पढ़ा हुआ, तो मैम बहुत अच्छी तरीके से उन्हीं चीज़ों पर फोकस करती है जो एग्जाम में आती है चीज़ें। तो मराठी के लिए आपको कोचीफाई से कोर्स लेना है, एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। याद रखो, अगर आप 1 लाख रुपीज़ के पेमेंट के लिए अगर प्रिपरेशन करते हो, तो 250 रुपीज़ गए तो भी कुछ भी नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपके करियर के लिए, बराबर। दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, दिस इज इन्वेस्टमेंट, ओके। तो कुछ चीज़ें समझने के लिए, सीखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये पेड कोर्स है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, ये आपको लेना पड़ेगा, बट ट्रस्टेड कोर्स है, आप ले सकते हो। अगर किसी को चाहिए सर, अगर हमें पढ़ना भी, बुक से पढ़ना सर अच्छा लगता है, तो हम किस बुक से सर मराठी पढ़े? तो ये तो बहुत मतलब अच्छा बुक है। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं अगर ये कोर्स लेते हो, बट फिर भी अगर किसी को बुक चाहिए, तो ये बुक मैं सजेस्ट करूँगा, परिपूर्ण मराठी व्याकरण बाय बाला साहेब शिंदे सर, और ये आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी स्टोर पर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, सभी जो एस्पिरेंट है महाराष्ट्र से ही है, तो आप चाहो तो मतलब अपने सिटी में जहाँ पर भी बुक्स मिलते हैं वहाँ पर इस बुक का आप डिमांड कर सकते हो, वहाँ पर मिल सकता है। नहीं तो आपको शायद से ऑनलाइन भी मिल जाए ये बुक, आप देख सकते हो, आई डोंट नो कि ऑनलाइन है कि नहीं है। बट ये एक बुक अगर आपको किसी से मिलता है, ज़्यादातर जो यूपीएससी एमपीसी के प्रिपरेशन करते हैं ना, उन लोगों के पास होता है। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई होगा तो उनसे आप मांग सकते हो, ओके। तो ये एक बुक आप रख सकते हो स्टडी टेबल पर, वैसे तो ज़रूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ अगर आप ये कोर्स लेते हो तो, बट फिर भी आप रख सकते हो, ओके। तो ये तो हुआ पूरा प्रिपरेशन कैसे करना है, टेक्निकल प्रिपरेशन कैसे करना है, इन द सेंस क्या क्या टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें थी, ओके। अब आती है बात कि मुझे जो एस्पिरेंट पूछता है कि सर टेस्ट सीरीज हम कौन सा ले लें, तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी टेस्ट सीरीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज में आपके पास क्या करना चाहिए। और मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो कौन कौन सी थी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद जो टेस्ट सीरीज ली थी महाट्रांसको के लिए वो मैं बता रहा हूँ। उसमें मैंने सबसे पहले टेस्ट सीरीज ली थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज की। तो ये टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, मैं यहाँ पर 5 स्टार लगा देता हूँ मेरे साइड से। याद रखो, ये टेस्ट सीरीज तो आपने लेनी ही चाहिए, ये लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट कौन सी लेनी चाहिए तो मैं आपको सच में बताऊंगा। जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज की ये टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। अब इस टेस्ट सीरीज में मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस का लेवल, टेक्निकल क्वेश्चंस का लेवल, इवन तो उस नॉन टेक्निकल क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, जैसे एग्जाम में आता है उसी लेवल से, बराबर। अगर आपको और वैरायटीज ऑफ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वैसे अगर ये है तो ठीक है, बट अगर बात करूं तो एक और टेस्ट सीरीज है मिशन एमएससीबी, ये भी आपको प्ले स्टोर पर अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, ये दोनों ऐप पर मिल जाएंगे, ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। एंड मिशन एमएससीबी इसका भी अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ओके। तो इसमें खासियत क्या है, मिशन एमएससीबी में इसमें खासियत मुझे ये लगी कि इसका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मराठी का, तो ये बहुत बढ़िया है। जैसा एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आता है ना, सेम वैसा ही आपके पास मिशन एमएससीबी का जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, नॉन टेक में भी स्पेसिफिकली मैं मराठी की बात कर रहा हूँ, तो मराठी बहुत बढ़िया है। तो ये एक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, वैसे तो मैं इसको 5 स्टार नहीं दूंगा, इसको मैं 4 स्टार दूंगा।
और 4 स्टार भी मेरा तो स्पेसिफिकली किसके लिए है, आपके मराठी लैंग्वेज के लिए। ओके, ताकि आपको मराठी का जो प्रॉब्लम होता है ना, डर रहता है आपके दिमाग में कि सर आएगा नहीं आएगा, सॉल्व होंगे नहीं होंगे, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देख के देखना, देन आप समझ जाओगे कि मराठी ऐसे ही आती है। मैं सच में बता रहा हूँ, ऐसे मराठी आती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। एंड अगर किसी को चाहिए सर और भी हमें कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज बता दो जहाँ पर हम टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस कर दें, ये तो हो गया सर, नॉन टेक तो यहाँ से हो ही जाएगा ना आपका कवर इन 2 टेस्ट सीरीज से। बट फिर भी अगर आपको और अच्छे खासे अगर टेस्ट में देखना है टेक्निकल के लिए, तो मैं आपके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें टेक्निकल अच्छा है। ओके, नॉन टेक तो इतना मतलब ठीक है, बट आप टेक्निकल यहाँ पर देख सकते हो। इसका नॉन टेक ज़्यादातर फॉलो मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसा नहीं आता है जैसे टेक्स्ट बुक का है। ओके, मैं सच में बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मिशन एमएस से भी नॉन टेक के लिए अच्छा है। देन टेक्स्ट बुक जो अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल के लिए है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज में टेक्निकल भी अच्छा है और नॉन टेक भी अच्छा है। बट अगर आपको इन तीनों में से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कौन सी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तो एटलीस्ट ये तो टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। एंड ये एक बार लेके रखो, क्योंकि कुछ भी नहीं, और ये ऑप्शनल रखा है मैंने, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं लिए तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके पास बुक्स में ही कवर अप हो जाएंगे। तो ये था पूरा डिस्कशन आपके पास कि किस तरीके से प्रिपेयर, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने वैकेंसीज है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। बट यहाँ पर मैंने सिलेबस नहीं बताया आपको कि बेसिकली इस हर एक सिलेबस में सब टॉपिक क्या है। तो आप क्या करना इसके आगे अभी, अगर आपको लगता है कि इस सेशन में मैंने जो चीज़ें बताई वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो मुझे बस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इतना बता देना कि आने वाले सेक्शन है क्या मैं पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि अगर मैं पावर सिस्टम बताता हूँ, तो पावर सिस्टम को मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी भी चाहिए, ताकि आप मतलब कम थोड़ा स्मार्टली भी वर्क कर पाओ। वैसे तो सभी टीचर बोलते हैं कुछ भी मत छोड़ो सब पढ़ो, बट कुछ चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ती है एज एन एस्पिरेंट अगर हम देखें तो। ठीक है ना? तो ठीक है, देन बाय एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके।